हेलो। आप सबका मेरे चैनल स्पिरिटिंग ला ज्ञान पे स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको दंड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973 बताने जा रही। ये क्या है? एक्ट नंबर 2 1974 है। प्रवर्तन तिथि 1 अप्रैल 1974 है। ठीक है। जब मैंने आपको धारा 1 बता दिया है, धारा 2 में भी कुछ डिफिनीशन मैंने बता दी, जैसे जमानती, अजमानती, बैलेबल और नॉन बैलेबल जो है संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, समन और वारंट मामला बता दिया है। इसके सिवा मैं अन्य जो परिभाषा नहीं बताया है वह मैं कंटिन्यू कर रही। जैसे कि धारा 2B में या 2ख में आरोप को परिभाषित किया गया है। कहता है कि आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हैं तो आरोप का कोई भी शीर्ष, मतलब क्या कह रहा है कि अगर आरोप में एक से अधिक शीर्ष यानी हेड हैं, मतलब क्या रखा है कि चार्ज इंक्लूडिंग एनी हेड ऑफ द चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन 1। मतलब क्या कह रहा है कि अगर आरोप में एक से अधिक शीर्ष हैं या एक से अधिक अपराध का आरोप लगाया गया है तो उसमें प्रत्येक जो आरोप लगाया गया है वह क्या होगा? आरोप होगा। मतलब ढेर सारे अपराध का आरोप लगाए, जैसे चोरी की संपत्ति प्राप्त करने का, छल का, कपट का, न्यासभंग का, ढेर सारे अपराध का आरोप लगाया गया। तो प्रत्येक अपराध जो एक साथ लगाया गया तो उसमें एक एक अपराध भी आरोप है और कुल मिला के भी आरोप कहलाता है। इसकी जो परिभाषा 2ख में दी गई है, इससे बहुत क्लियर नहीं हो पाता कि आरोप क्या है। सामान्य भाषा में जानेंगे कि आरोप क्या होता है। जब दांडिक न्यायालय विचारण के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त के ऊपर कोई आक्षेप लगाता है, जो क्रिमिनल कोर्ट है क्या करता है, अभियुक्त पर कोई जो है एलिगेशन लगाता है, तो जो आक्षेप लगाता है उसी को क्या कहते हैं? आरोप कहते हैं। क्यों लगाता है? क्योंकि जो है दांडी कार्रवाई को जो है क्रियाशील करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए। फिर कह रहा है कि जो आरोप है उसको देखेंगे संहिता के जो सेकंड अनुसूची है उसका प्रारूप संख्या 32 में आरोप को जो है बताया गया है कि आरोप के एक से शीर्ष वाले आरोप के को भी प्रारूप दिया गया और एक से अधिक शीर्ष वाले आरोप का भी प्रारूप दिया गया है। अब आरोप लगाया क्यों जाता है? तो आरोप इसलिए लगाया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति को जो है इस बात की जानकारी हो जाए कि उस पे क्या आरोप है या क्या आक्षेप लगाया गया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है उसका उद्देश्य क्या है कि स्वच्छ जो दांडिक न्यायालय है उसको जो है निष्पक्ष प्रोसीडिंग करने के लिए, निष्पक्ष क्रियाशील करने के लिए, और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति की जो है उस अपराध की जानकारी हो जाए और ताकि वह अपनी प्रतिरक्षा कर सके, अपना डिफेंस कर सके, इसलिए आरोप लगाए जाना जरूरी होता है। इस तरह आरोप को मैंने डिफाइन किया। जब हम आरोप के लिए देखेंगे तो 211 से लेके 224 में वो सारी चीजें हम लोग जब धाराएं पढ़ेंगे तो क्लियर होगी कि आरोप में क्या कंटेंट होती हैं, कब आरोप को परिवर्तित किया जाता है, कब नहीं किया जाता है, कब एक साथ कई आरोप का जो है विचारण किया जा सकता है, वो सब वहां पे देखेंगे। ठीक है। फिर मैंने संज्ञेय और असंज्ञेय भी बता दिया है, परिवाद भी बता दिया। अब आइए उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को 2E में परिभाषित किया गया है कि 2E या 2 अंग कह सकते हैं। उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। मतलब राज्य के संबंध में जैसे यूपी है तो यहाँ का उच्च न्यायालय, बिहार है तो बिहार का, एमपी है तो एमपी का, सब जगह का उच्च न्यायालय क्या होगा? उस राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय होगा। फिर कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में जिस पर राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि द्वारा किया गया है वह उच्च न्यायालय। मतलब कह रहा है कि अगर संघ राज्य क्षेत्र है और वहां पे किसी राज्य के उच्च न्यायालय
की जो है विस्तार किया गया है तो वह उच्च न्यायालय उस संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में समझा जाएगा कि संघ राज्य का वह उच्च न्यायालय है जहाँ पे उसका विस्तार है। फिर कह रहा है कि अन्य जो संघ राज्य क्षेत्र है उसमें जो है भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न उस राज्य क्षेत्र के लिए जो दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय है वह इसके अंतर्गत आता है। मतलब कह रहा है कि अन्य जो टेरिटरी जो है वहां पे क्या होता है कि जो उच्चतम न्यायालय है उसको छोड़ के अगर कोई अन्य न्यायालय है जो कि क्या है दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय, उसी को माना जाएगा कि वह उस संघ राज्य के संबंध में वहां का उच्च न्यायालय है। फिर आ जाइए भारत को 2च या 2F में परिभाषित किया गया है। क्या कहा जाता है कि वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जिस पर संहिता का विस्तार है। मतलब क्या कि जो है मीन्स द टेरिटरी टू विच द कोड एक्सटेंड। क्या कह रहा है कि जहाँ पे वह राज्य क्षेत्र जहाँ पे संहिता का विस्तार है वह सब क्या भारत के अंतर्गत आता है। जब हम अनुच्छेद 1 देखते हैं तो भारत में या इंडिया में क्या शामिल है तो वहाँ पे डिफाइन किया गया है कि जो भारत का राज्य क्षेत्र है वह इसके अंतर्गत आता है, या संघ राज्य क्षेत्र वह भी इसके अंतर्गत आता है, या कोई क्षेत्र जो अर्जित किया गया है वह भी भारत के संबंध में इंडिया के अंतर्गत या भारत के अंतर्गत आता है। फिर हमने इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ये बता दिया है। आइए 2झ या 2I में न्यायिक कार्यवाही को परिभाषित किया गया है। न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत वे सभी कार्यवाहियां आती हैं जो जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पत्र पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। मतलब क्या कह रहा है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज आर मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। मतलब क्या कह रहा है जुडिशियल प्रोसीडिंग वह प्रोसीडिंग है जिसमें जो एविडेंस है वह जो है ओथ या शपथ पत्र पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। फिर आइए 2 या 2ज में जुडिक्शन के संबंध में है। जुडिक्शन कैसा? लोकल जुडिक्शन या स्थानीय अधिकारिता क्या होती है तो कह रहा है कि जिसके भीतर जो न्यायालय है या मजिस्ट्रेट क्या करता है अपनी सभी यकीनी शक्तियों का प्रयोग करता है, उसी को क्या कहते हैं लोकल जुडिक्शन कहते हैं। वह क्या होती है तो वह जो है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा डिसाइड किया जाता है कि लोकल जुडिक्शन क्या होगी। ठीक है। फिर आइए 2ट या 2K में महानगर क्षेत्र को जो है कहता है कि महानगर क्षेत्र से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो कि धारा 8वें मेट्रोपॉलिटन एरिया या महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है वही होगा। तो कैसा क्षेत्र जो कि जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर होती है, कौन घोषित करता है? राज्य सरकार घोषित करता है। जब हम 8 पढ़ेंगे तो वो सब चीजें वहां पे देखेंगे। ठीक है। अब असंज्ञ को भी बता दिया। फिर अधिसूचना 2D में है, यानी 2 जो है यम है नोटिफिकेशन मीन्स कह रहा है कि ए नोटिफिकेशन पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट। एक जो नोटिफिकेशन है जो ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ है उसी को कहते हैं नोटिफिकेशन। ठीक है। 2N में जो है अपराध की परिभाषा दी गई है। तो कहता है कि अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोभ अभिप्रेत है जो कि अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोभ अभिप्रेत है जो तस्में प्रवृत्ति विधि के अधीन दंडनीय घोषित किया गया है, और इसके अंतर्गत ऐसा कार्य लोभ भी आता है जिसके लिए पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद या कंप्लेन किया जा सकता है। मतलब क्या कह रहा है कि अपराध में क्या होता है कि एनी एक्ट या ओमिशन होता है जो मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ होता है। मतलब क्या कह रहा है कि किस लिए बनाया गया है, वो लॉ के तहत पनिशेबल करने के लिए बनाया गया है जो कि उस टाइम इनफोर्स लॉ है उस जो है। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत इंक्लूडिंग है कि जो पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के तहत अगर कोई कंप्लेन किया गया है तो वह भी अपराध के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर आ जाइए 2 अड़
यह क्या करता है कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कौन होता है, तो कह रहा है कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी की अनुपस्थिति जब होता है, जब वो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी अनुपस्थित है यानी अब्सेंट है या बीमार है जो है, या फिर अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को करने के लिए असमर्थ हो, तब थाने में उपस्थित जो पुलिस अधिकारी है, जो कि ऐसे अधिकारी की पंक्ति के ठीक नीचे का है और कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर का है, या राज्य सरकार यह निर्देश दे कि वह दे, तब इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी क्या कहलाता है, थाने का भार साधक अधिकारी, ऑफिसर इंचार्ज इन्हें ऑफिसर इंचार्ज आप है पुलिस स्टेशन कहलाता है। ठीक है, तो मतलब क्या कह रहा है कि अगर पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी अनुपस्थित है या बीमार है या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं कर रहा है, तो उसके ठीक नीचे वाला क्या होगा, थाने का भार साधक अधिकारी कहलाएगा, लेकिन कांस्टेबल से ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो किसी को भी यानी कांस्टेबल को भी पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी बना सकती है। अब आइए जो है 2P में प्लेस को डिफाइन किया गया है। क्या कहता है, प्लेस या स्थान के अंतर्गत गृह, भवन, तंबू, यान और जलयान भी आता है। मतलब प्लेस में क्या क्या आता है, तो गृह आता है, भवन आता है, तंबू आता है, यान और जलयान आता है। मतलब क्या, हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, ये सारी चीजें किस में आती है, स्थान या प्लेस में आती है। इस तरह मैंने आपको परिभाषा खंड के आधा पार्ट डिफाइन किया, आधा मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।